अब हम ये सीखने वाले हैं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो होता क्या है और किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद न्यूटन ने इस लॉ को फ्रेम किया। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ के बाद ये बात तो बता दी थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है या फिर रेस्ट में ही रहती है, और अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब जिस स्पीड से वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाते रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है जीरो। लीनियर मोमेंटम आपको पता होगा कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके पास मास तो होगा लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है? कांस्टेंट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा, और अगर उसकी कोई एक वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू तो वैल्यू वही रहेगी जब तक कि उस पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या रहेगा? जीरो। तो ये बात तो फर्स्ट लॉ के बाद क्लियर हो गई कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम बदलना है तो उसके लिए चाहिए एक एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन कितने मोमेंटम को बदलने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो बताया न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन ने क्या देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब अभी उसका लीनियर मोमेंटम जीरो है, और मान लो कि आप इस ऑब्जेक्ट को एक स्पीड दे करके इसका मोमेंटम कितना करना चाहते हो? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब अभी स्पीड की वैल्यू कुछ इस तरह से है कि लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये जो मोमेंटम बदला गया होगा उसमें टाइम भी लगा होगा। मान लेते हैं इस प्रोसेस में टाइम लगा है 1 मिनट का। किस पूरे प्रोसेस में हमें जो फोर्स लगाना पड़ा उसे हम मान लेते हैं F1। कि मोमेंटम में चेंज कितने का आया है? 10 में से अगर आप जीरो को घटाओगे तो चेंज इन मोमेंटम आया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का, और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा है? 1 मिनट। तो न्यूटन ने अपने दूसरे ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि अगर सेम टाइम के अंदर अगर मैं मोमेंटम का जो चेंज है वो 10 ना कर करके अगर 30 करता हूं, मतलब मोमेंटम को शुरुआत में तो जीरो ही लेते हैं और 1 मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी को इतना बढ़ा लेते हैं कि उसका मोमेंटम कितना हो जाए? 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है उसको पहले से 3 टाइम्स ज्यादा कर लिया गया है, क्योंकि मोमेंटम के पूरे प्रोसेस में मास तो कांस्टेंट ही रखने वाले हैं हम। तो अब अगर मोमेंटम का चेंज देखें तो 30 माइनस जीरो से वो कितना आ जाएगा? 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। टाइम वही लिया गया है 1 मिनट का। तो अब जो नया फोर्स हमें लगाना पड़ रहा था दूसरी सिचुएशन में, जिसे हम F2 मान लेते हैं, वो पहले वाले फोर्स की कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा है। तो न्यूटन ने अपने ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड करा कि अगर आप सेम टाइम के अंदर जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज करना चाहते हो हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम को बदलने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने मोमेंटम में चेंज कितना किया है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी देखी कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए, लेकिन ये भी मैटर करता है कि वो जो मोमेंटम चेंज किया गया है वो कितने टाइम में किया गया है। जैसे मान लो पहली वाली सिचुएशन में हमारा फोर्स था F1। अब अगर हम मोमेंटम तो वही चेंज करें 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड को जीरो से उस स्पीड तक लेकर के आए कि मोमेंटम 10 ही हो, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि इस काम को मैं 30 सेकंड्स के अंदर करना चाहता हूं। मतलब मैं टाइम ये चाहता हूं कि पहले की कंपैरिजन में आधा लगे, सेम मोमेंटम में चेंज कम टाइम के अंदर। तो देखा क्या जाता है कि फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना कम टाइम आप लगाओगे पहले की कंपैरिजन में उतनी ही टाइम्स आपका फोर्स बढ़ जाएगा। तो टाइम पहले से आधा लगाना चाहते हैं हम, तो फोर्स हमें डबल लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स उस टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो इस मोमेंटम को चेंज करने में लिया गया है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर बार आप टाइम को कांस्टेंट रखो या मोमेंटम के चेंज को कांस्टेंट रखो, वो दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए आप मोमेंटम में चेंज तो पहले से 3 टाइम्स ज्यादा चाहते हो, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम पहले से 10 टाइम्स कम लेना चाहते हो। तो मोमेंटम में चेंज आपको 3 टाइम्स ज्यादा करना है, मतलब 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का करना है। तो फोर्स पहले वाले फोर्स से 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज करना है उतना ही ज्यादा फोर्स चाहिए पहले की कंपैरिजन में। लेकिन टाइम पहले से 10 टाइम्स कम है तो फोर्स पहले से 10 टाइम्स हमें ज्यादा चाहिए। तो नई जो सिचुएशन है उसमें जो हमारा फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स से 30 टाइम्स ज्यादा होगा। ये पहला वाला चेंज
मोमेंटम का चेंज अलग किया है उसकी वजह से, और दूसरा वाला चेंज क्योंकि टाइम हमने कम लिया है उसकी वजह से। और फाइनली न्यूटन इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। मतलब न्यूटन ने अपने ऑब्जर्वेशन से ये बात बताई कि एक्सटर्नल फोर्स इस बात पर तो डिपेंड करता ही है कि आपने मोमेंटम में चेंज कितना किया है, लेकिन दूसरा फैक्टर टाइम भी है जो ये डिसाइड करेगा कि वो चेंज आपको कितने टाइम में करना है। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट तो आता ही है, उसे हम के ले लेते हैं। तो k इंटू में क्या डेल्टा p बाई डेल्टा टी, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू k की वैल्यू आती है 1। तो फाइनली न्यूटन का कहना यह है कि एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। और यही है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप चाहो तो उसको नोटबुक में लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है कि फाइनल लीनियर मोमेंटम में से इनिशियल लीनियर मोमेंटम को घटा दो और इस प्रोसेस में जो टाइम लगा उससे कर दो आप डिवाइड। और ये जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला भी हमें पता है कि वो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में वो टाइम जो वेलोसिटी को चेंज करने में लिया गया है। क्योंकि बेसिकली न्यूटन ने इन सिचुएशन में वेलोसिटी को चेंज करके मोमेंटम को चेंज किया है, मास पूरे ही प्रोसेस में कांस्टेंट है। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो न्यूटन ने ये भी देखा कि एक्सटर्नल फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने ना कितना एक्सेलरेशन उस बॉडी को प्रोवाइड करना है टू चेंज द लीनियर मोमेंटम। तो किसी भी बॉडी पर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से भी निकल सकता है, वो टाइम जो उस मोमेंटम को चेंज करने में लिया गया, या फिर ऑब्जेक्ट के मास को उस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल सकता है जो बॉडी को दिया गया है। क्योंकि जहां कहीं मोमेंटम चेंज हो रहा है वहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी जहां चेंज हो रही होती है वहां एक्सेलरेशन होता ही है। और ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, एक एवरेज फोर्स। क्योंकि मोमेंटम को चेंज करने में कंसिडरेबल टाइम लिया जा रहा है और दो टाइम इंटरवल्स के बीच में हमेशा जो वैल्यू निकल रही होती है वो एक एवरेज वैल्यू होती है। तो ये है फोर्स की एवरेज वैल्यू जो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के या फिर मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से मिल जाती है। अब ये जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक इंस्टेंटेनियस लॉ है। ऐसा नहीं है उसे आप दो टाइम इंटरवल्स के बीच में ही लगा सकते हो। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम पर फोर्स पता करना चाहते हो तो उस स्पेसिफिक टाइम पर आपको क्या पता हो, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। या फिर हमें ये बात पता है कि ये जो हमारा P है वो m इंटू वी के इक्वल होता है, तो वहां से भी हम m को बाहर निकाल सकते हैं, तो dv बाई dt बचेगा। और वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता तो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कि अगर आप जिस इंस्टेंट पर फोर्स पता करना चाहते हो उस इंस्टेंट पर आपको एक्सेलरेशन पता हो, जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको आप ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये पता लग जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है। और यहां पर ये बात ध्यान रहे कि एक्सटर्नल फोर्स जब मैं बार बार कह रहा हूं तो वो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसकी बात चल रही है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो यहां सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स होगा और यहां पर उस ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन होगा। तो ये बात तो अब क्लियर हो गई कि ये जो हमारा लॉ है वो एक इंस्टेंटेनियस लॉ है। इसमें ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या है उसका कोई रोल नहीं होता। जैसे मान लो अभी एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है, तो बुक आपको दिख रही है कि वो रेस्ट में है, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है। अगर उसका एक्सेलरेशन 0 है तो आप क्या कहोगे, उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0, क्योंकि अभी हमें ये दिख रहा है। और ये मान लो कि उस बुक को मैं टेबल से नीचे गिरा देता हूं, तो जैसी वो टेबल से नीचे गिरेगी तो वो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। अब उस पर एक्सेलरेशन कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लगेगा कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब उस पर एक फोर्स लग रहा है m इंटू में g। m बुक का मास है और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, मींस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जिसको हमने बदल करके F इज इक्वल्स टू ma कर लिया है, उसको लगाते हुए ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या थी। जिस टाइम पर आपको जो दिख रहा है उस हिसाब से आप फोर्स निकालें कि बुक अगर टेबल पर रखी थी तो एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स 0, और जैसी वो नीचे गिर रही थी बुक तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है
उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा और रिलेशन F इज इक्वल्स टू ma। और ये जो हमारा लॉ है सेकंड लॉ, जब हमने इसको फ्रेम कर लिया F इज इक्वल्स टू ma में, तो ये एक वेक्टर लॉ भी है। वेक्टर लॉ का मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में मिलता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला फोर्स आप मान लो इस वाली बॉडी पर लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स है ये बॉडी को एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। कितना कि फोर्स को आप उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो जिस पर ये फोर्स लगा है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये फोर्स कितना एक्सेलरेशन देगा। मान लो इस पर एक फोर्स वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वाई डायरेक्शन में। करेगा कितना? फोर्स अपॉन मास से आपको क्या मिल जाएगा? वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो जितने फोर्सेस बॉडी पर लग रहे होंगे हर फोर्स बॉडी को एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जितने फोर्सेस लग रहे हैं उतनी ही एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? सारे ही एक्सेलरेशन का वेक्टर सम, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो सिंपली आप नहीं जोड़ सकते, उनको जोड़ते हुए आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि पहले सारे फोर्सेस को जोड़ करके एक नेट फोर्स निकाल लो, और नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा आप ये समझ जाना कि नेट एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो ये जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक वेक्टर लॉ भी है, वो एक इंस्टेंटेनियस लॉ भी है, साथ के साथ वो टाइम पीरियड की 2 वैल्यूज के बीच में भी लग सकता है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।